हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जो कि क्लास 10 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको फॉसिल फ्यूल जीवाश्मी ईंधन बताऊंगी। देखिए जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है ना। जैसे सपोज ये कोई प्लांट है, ये जब डेड कर जाता है तो इस पर मिट्टी की बहुत सारी लेयर आकर जमा हो जाती हैं। फिर इस प्लांट पर, इस ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, लाखों करोड़ों साल तक प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है, ये और प्लांट कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कोयले को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ईंधन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये जैसे कि हमारा एक पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो भी हमारे फॉसिल फ्यूल में ही आते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो डेड करके नीचे ज़मीन में गिरते हैं, फिर उनके ऊपर मिट्टी की धीरे धीरे परत जमा हो जाती है और उन पर ही लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये पेट्रोलियम के पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जीवाश्म पृथ्वी की गहराई में करोड़ों वर्ष तक दबे रहने पर दाब व अन्य परिस्थितियों के कारण कोयले तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम इनका सपोज़ हमें 2% यूज़ करना है और हम 2 की जगह 20% यूज़ कर रहे हैं, तो ये बताइए कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास 10 रुपये खर्च करने के लिए हैं और हम 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जितना पैसा है वो जल्दी बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। इसी तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर 10% कोयला है और हम उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो कोयला, हमारा जो फॉसिल फ्यूल बचा है वो हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है, अब हमें जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दाम बढ़ते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ में लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, ठीक है, जिनका ज़्यादा दोहन ना हो। अगर ये ज़्यादा खर्च हो गए तो आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, आने वाले टाइम पर ये ख़त्म हो जाएंगे और इनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। एक तो ये कि आने वाले टाइम पर ये ख़त्म भी हो जाएंगे, दूसरा ये रीज़न ये भी है कि इसको जलाने से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। कोयले तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दहन पर कुछ प्रदूषक, जैसे कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अम्लीय नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर, एसिडिक का मतलब क्या होता है, इनका पीएच कितना होगा, लेस देन 7, इसलिए अम्लीय नेचर के होते हैं, जो वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। जैसे कि ताजमहल देखना आप, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है, तो उस पर क्या होता है, अगर जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो उससे क्या होता है, ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब अम्लीय वर्षा क्या करती है, एक तरह से पोल्यूशन ही तो होता है ये। तो क्या होता है, हमें फॉसिल फ्यूल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये है कि ये फॉसिल फ्यूल हमारे अर्थ पर लिमिटेड अमाउंट में है और दूसरा इनसे हमें पोल्यूशन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्यूल के रूप में अगर हम इसको नहीं कर पा रहे तो हमें दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, ठीक है। तो अब फॉसिल फ्यूल के बारे में ये था। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जीवाश्म ईंधन की दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि की गई है, जिससे वायु प्रदूषण तथा ईंधन की खपत कम हो, ठीक है। इसके बारे में देख लेना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के कारण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। ये अभी टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यही होता है कि जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो अर्थ की पहली लेयर है इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या करती है, हमारे जैसे सनलाइट आती है उससे, है ना, तो इससे जैसे सनलाइट टकरा कर दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे क्या होती है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे पोल्यूटेंट गैस बढ़ रही हैं। गैस बढ़ने से फिर क्या होता है, जैसे ये एनर्जी आई रिफ्लेक्ट होकर जब दोबारा मतलब कि दोबारा टकरा कर वापस लौटती है, तो ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, इस
हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, हमारा वातावरण गर्म हो जाता है। तो जिस गर्म हो रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको ही बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हैं, यही हमारे ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, लेकिन क्लास 10 के पर्पज़ से इतना इनफ है। फिर आते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। इन विद्युत संयंत्रों में ईंधन का दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊष्मीय ऊर्जा से जल को उबालकर भाप बनाते हैं। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा से क्या करेंगे, हम जल को उबालकर भाप बनाएंगे। ये भाप टरबाइन को घुमाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे सपोज़ हमने ये कोई संयंत्र है हमारे पास, इसको नीचे से हमने क्या करा, ईंधन जलाया। ईंधन से क्या होगा, हीट पैदा हुई। ये पानी है, पानी से क्या होगा, भाप बनी। भाप से बनने से क्या होगा, अब ये भाप क्या करेगी, टरबाइन को इस तरह से घुमाएगी। घुमाने के बाद में फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इन संयंत्रों में हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों का यूज़ करते हैं, दहन करते हैं। ठीक है, अधिकांश तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयला एवं तेल के क्षेत्र में निकट स्थापित किया जाता है। तो तापीय विद्युत थर्मल पावर प्लांट, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, विद्युत संयंत्र एक तरह से इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब देखिए जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये इस टाइप से इसका डायग्राम दे रखा है। देखिए अगर आपको समझेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। मैंने अब आज आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैंने आज आपको पढ़ाया है फॉसिल्स फ्यूल पढ़ा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बताया था। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए हमारा जो ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन 78 पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस से पाई जाती है ना। ये तो हमारा होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। कैसे, अब ये जो, क्योंकि ये जो कार्बन होती है ना, ये जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की सतह पर जाकर ये कार्बन चिपक जाती है। चिपकने से क्या होता है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन, और ज़्यादा बर्फ़ को पिघलाता है। तो ये क्या करता है, अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगी। बर्फ़ पिघलेगी तो जो समुद्र का पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। अब पानी का लेवल बढ़ाएगा तो बाढ़ आएंगी तो डाइवर्सिटी का लॉस होगा, जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, हमें नुकसान होगा बाढ़ के आने से, है ना। फसलें ख़राब होंगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो क्या है, ये एक तरह से इफ़ेक्ट ही तो पड़ता है नेगेटिव। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिससे हमारे जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन गैस शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जैसे सनलाइट से हमारी हीट आती है, वो पृथ्वी से टकराकर जब दोबारा जाती है तो ये गैसेस क्या करती हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर गर्म रहता है, मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये इन पॉल्यूटेंट गैस की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब ये हमारे लिए क्या बन गई, एक ख़तरा बन गई है। क्योंकि अब देखिए हम सपोज़ एक रोटी खा सकते हैं, ठीक है, अगर हमने 2 रोटी खा ली तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। अब कार्बन की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में लिमिटेड अमाउंट में ही है, ठीक है। अगर इसकी अमाउंट बढ़ गई तो क्या होगा, नुकसान होगा हमारे वातावरण को। जब हमारे ज़्यादा पॉल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए तो ये क्या करेंगे, ये गैसेस क्या करेंगी, इस हीट को ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और उसमें फिर क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में ये डिफ्यूज़ करती हैं फिर उस हीट को। तो फिर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर हमारा क्या होगा, ये इसको ही बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। टरबाइन क्या होते हैं, ये एक घूर्णीय इंजन है जो किसी तरल की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं घूमती है और अपने शाफ्ट पर लगे अन्य यंत्रों जैसे विद्युत जनित्र को घुमाती है। मैंने आपको
तापीय विद्युत संयंत्र पढ़ाया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ाऊँगी और बायोगैस के बारे में पढ़ाऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो क्लास 10th की स्टूडेंट के हिसाब से है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।